बच्चों में दीपा शर्मा आपको चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा रही हूँ, जो कक्षा 10 का है। इसका पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ। मैंने इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में 2 वीडियो भेज चुकी हूँ। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। नए शब्द रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित स्थानों और रिवाजों पर जोर देता और तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। यह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भू भू सदासत्व को समर्पित यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना से मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया और चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया गया जिन पर कब्जा उन्होंने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रसा और उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण कई इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 29 राज्यों जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसके बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों को बहाली था जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़ि व्यवस्था काम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमियत बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबार, किताबों,
नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता को मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की समृद्धि उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नए उदारवादी व्यवस्था में आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। बच्चों, अब गतिविधियां क्या हुई समय यूरोप में नक्शे पर उन परिवर्तनों को चिन्हित करें जो वियता कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय में अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उन समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियता कांग्रेस के बाद स्थापित हो गई थी। साथ ही स्वतंत्रता की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना था। संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मेटिनी, जिसका जन्म उनका जन्म 1807 को जेनोआ में हुआ था। यह वह काबोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांतिकारी करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था माँ मेसेई मासेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेटिसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पेबंदरों की तरह नहीं रह सका। वह जोड़कर राष्ट्रों को व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत संगठन बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेटिसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने स्वप्न में मेटिसिको ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया। एडिंगा क्रांति का युग 1830 से 1848 तक। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड जैसे ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्ग के लोग शामिल
थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूबो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक सार्वधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेंटेनिटी ने एक बार यह टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति में बेल्सेस में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित और अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं शताब्दी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवादों की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निवासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अतः 1832 में कुतुस्तिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रवाद भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार के लिए नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियां, किस्सों और संगीत में राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावना और अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावना पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रॉटफील्ड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति अपने आम लोग यानी कि दास लोग में निहित थी। राष्ट्रीय वोल्गरिस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र करके अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का
उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। वह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियां, ग्रेट पावर्स, ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन केरोल कुपिस्को और राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत का गुणगान किया गया। कोसैंस का मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशक्त विरोध हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इनके अनेक सदस्यों को राष्ट्रवादी विरोध के लिए फांसी को एक हथियार बनाया गया। चर्चे में योजनाओं और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाला गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया जेल में भेज दिया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी भारत प्रभुत्व के संघर्ष की प्रतीक रूप में देखी जाने लगी। प्रिय बच्चों, प्रिय बंधुओं की कहानी, लोक कथा और राष्ट्रीय सिनेमा। ग्रीस कियटिक जाना जाता है नाम जेवक ग्रीस और विलियम प्रिय बंधुओं का जन्म सन 1785-86 और जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय इन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी करने आरंभ शुरू कर दी। वे वे 6 साल तक गांव गांव जा जाकर काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनके जरूरी में आती थी, वे लिखकर रख देते थे। वे कहानियां बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इस कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीतियों में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता और आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मनी भाषा का शब्दकोश को प्रकाशित किया। प्रिय बंधु फ्रांस के वर्चस्व और जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं, वे विशुद्ध और सच्ची जर्मनी भाषा की अभिव्यक्ति है। लोक कथा इतनी इकट्ठी करने पर जर्मन भाषा को भी विकसित करने के से अपनी प्रणाली को में वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने के व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। बच्चों, ये आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो भेज दी हैं। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गई होंगी।